नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन। तो ये हमारा वीडियो है राजनीति विज्ञान क्लास 6 का पार्ट 3। पिछली वीडियोस में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 की कंप्लीट की थी, और इन वीडियोस में हम क्लास 6 की राजनीति विज्ञान कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम क्लास 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जिन भी दोस्तों को हमारी मदद की ज़रूरत है उनके साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ज़रिए शेयर करिए ताकि उनको हमारी मदद मिल सके और हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अध्यापक एकेडमी। यहाँ से आप इन वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जो कि हमारा चैप्टर 4 है क्लास 6 का। तो इसमें शुरुआत होती है हमारे रंगभेद कानून से। तो चलिए जानते हैं रंगभेद कानून होता क्या है। तो रंगभेद का मतलब है त्वचा के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जैसे अफ्रीकी लोगों से त्वचा के आधार पर भेदभाव होता था। और एक और एग्जांपल, जैसे जब ब्रिटिश भारत पर राज कर रहे थे तो भारतीयों को काले रंग का कहकर बुलाया जाता था, तो वो भी रंगभेद कानून के अंतर्गत आता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका पहला रंगभेद कानून से शासित था पहले। तो दक्षिण अफ्रीका रंगभेद शासन से शासित था। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग रहते थे उसमें सभी अलग अलग समूह पर बटे हुए थे। किस किस आधार पर? रंग के आधार पर। और विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे से आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। तो अर्थात अफ्रीका में हमारे कितने पॉइंट जानने के लिए? तो अफ्रीका में पहला पॉइंट है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। इसी टाइट में हमारे 3 पॉइंट्स दे देगा, और चौथा कोई और दे देगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के समय इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला हमारा होगा दक्षिण अफ्रीका में कि रंगभेद कानून था, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। किस आधार पर? रंग भेद के आधार पर। और हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा कि इन्हें आम सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और ये विभिन्न प्रजाति के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। तो इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद कानून लागू था तो उस समय क्या क्या भेदभाव रंग के आधार पर किए जाते थे। फिर इसी में आता है श्वेत व अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। नेक्स्ट, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो मतलब जितने भी अश्वेत लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सीटेट में ये सब पूछा जाता है फैक्ट बेस कि दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी बातें लागू होती है रंग भेद के अंतर्गत। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारतीयों के साथ भी त्वचा के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अर्थात दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे तो उनको भी रंग भेद के आधार पर ही भेदभाव किया जाता था। अब देखते हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाई। तो चलिए देखते हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो नेल्सन मंडेला ने कहाँ संघर्ष किया? अफ्रीकी राष्ट्र में। और वो किसके जाने माने नेता थे? तो कांग्रेस पार्टी के।
अब नेक्स्ट पॉइंट, 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? 1944। किसके कारण? नेल्सन मंडेला के कारण। अब देखते हैं लोकतंत्र सरकार में भागीदारी। तो जनता लोकतंत्र सरकार में कैसे भागीदारी करती है? तो पहला है हमारा चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनना। दूसरा है लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर कर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। मतलब पहला है हमारा वोट देकर हम लोकतंत्र सरकार में भागीदारी करते हैं। दूसरा उसके रुचि लेकर उसके कार्यों में कि सरकार हमारी क्या कर रही है। और तीसरा उसकी आलोचना कर कर। और अब आगे देखते हैं अन्य तरीके, जैसे अन्य तरीकों में धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके ज़रिए जो बात गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। तो सीटेट 2024 में क्वेश्चन आया था कि हमारा कि आप सरकार के निर्णय को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें हड़ताल भी था, जुलूस भी था और धरना भी था। तो आप सभी को ये तीनों ABC सही करने थे, तो आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अखबार, पत्रिका, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी कैसे ली जा सकती है? वोट देकर, आलोचना कर कर और धरना कर कर, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान और टेलीविज़न और पत्रिकाओं के ज़रिए हम लोकतांत्रिक सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब विवादों के कारण व समाधान, अर्थात लोकतंत्र राज्य में विवाद किन कारणों से होता है व इनके क्या समाधान होते हैं। तो देखते हैं इनके कारण क्या हैं। सबसे पहले जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते तब विवाद उत्पन्न होता है। तो विवाद कब उत्पन्न होता है? जब कोई व्यक्ति दूसरी संस्कृति से आता है या फिर दूसरे धर्म से आता है, जैसे आप हिंदू मुसलमान का देख सकते हैं, और क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि से, तब उनमें विवाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, नदियों में कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। तो नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे इस चैप्टर में उदाहरण दिया है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो हमारा विवाद छिड़ा हुआ। तो देखते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी नदी से विवाद चल रहा है? कावेरी नदी के लिए। और इसमें बांध के बारे में दिया गया है कि कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध है और वहीं तमिलनाडु में मेट्रू बांध है। तो कर्नाटक में कौन सा बांध है फ्रेंड्स? तो वो है कृष्णराज सागर और तमिलनाडु में मेट्रू बांध। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा चैप्टर 5 पंचायती राज। अब इस चैप्टर में हम ग्रामीण विकास के बारे में और ग्राम पंचायतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पंचायती राज में सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में जानते हैं। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। अर्थात एक गांव में जितने भी 18 वर्ष के वयस्क होते हैं उन सभी को वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और आगे देखते हैं कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है जो जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा के सदस्य के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात,
जिसे वोट देने का अधिकार है। और तीसरी बात, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो तो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी चाहिए कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। हमने इन वीडियोस में सारी बातें पॉइंट से पॉइंट की हैं, तो ये आपको सीटेट में बहुत हेल्प करेंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें लगेगा और कम समय में आप अपनी ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ग्राम सभा क्या करता है, जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसकी चर्चाओं में भाग लेता है, वह उस पर नज़र रखता है कि ग्राम पंचायत हमारी ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों पर नज़र रखने का कार्य भी करती है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई है। तो पंचायत पहले तो वार्डों में बटी जाती है। एक जो पंचायत होती है कई वार्डों में होती है, जैसे गांव में कई वार्ड्स होते हैं और प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड के पंच के नाम से जाना जाता है। सॉरी, 5 यहाँ मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पर पंच लिख लेना आप सभी। तो प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड के पंच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वार्ड और पंचायत क्षेत्र दोनों मिलकर सरपंच को चुनते हैं और जो पंचायत का मुखिया होता है। तो सरपंच का चुनाव कौन करते हैं, वार्ड करते हैं जो कि गांव में बटे होते हैं, और एक पंचायत क्षेत्र दोनों मिलकर सरपंच को चुनते हैं, ठीक है, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। तो पंचायत का मुखिया कौन होता है हमारा, होता है हमारा सरपंच। नेक्स्ट, वार्ड, पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए, और उनका गठन कौन करता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर, ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव है जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सचिव का चुनाव नहीं होता, उसे सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो हमारे सीटेट में क्वेश्चन आया था कि ग्राम पंचायत के सचिव का चुनाव कैसे किया जाता है, कि वोट देकर, सरकार द्वारा, या फिर दोनों तरह से। तो हमारा आंसर था सरकार के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सचिव का काम ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है और जो भी चर्चा व निर्णय हुआ उसका रिकॉर्ड रखना। तो सचिव हमारे क्या क्या काम करते हैं, पहला तो उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनके कार्य में आता है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाते हैं और चर्चा करते हैं, और वह निर्णय जो उनका निर्णय होता है अंत में उनका रिकॉर्ड रखते हैं। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। तो आप सभी वाकिफ़ होंगे ग्राम पंचायत के कार्य से, लेकिन हमारे चैप्टर में दिया गया तो हमें ये कार्य भी पढ़ने चाहिए। तो देखते हैं, सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। सेकंड, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। नेक्स्ट, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो ये तीनों सरकार ग्राम पंचायत के कार्य थे। अब देखते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। पहला, घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। सेकंड देखते हैं,
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है। तो दो तरीके से इनकी आमदनी होती है। पहला, बाजार और घरों पर कर लगाकर। दूसरा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके द्वारा जो पैसा आता है उनसे। तो ग्राम पंचायत के भी 3 स्तर होते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। तो सबसे नीचे होती है हमारी ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर होती है हमारी पंचायत समिति, फिर उसके ऊपर होती है जिला परिषद। मतलब जिला परिषद सबसे पावरफुल होती है और सबसे कम ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के हमारे 3 पार्ट आते हैं। पहले स्तर को हम कहते हैं ग्राम पंचायत, मतलब विलेज लेवल। फिर पंचायत समिति, इसे कहते हैं ब्लॉक लेवल। और फिर है जिला परिषद अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इनके बारे में जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्थान। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र सरकार का पहला स्थान होता है, पहला स्तर होता है। सेकंड देखते हैं। दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं। तो दूसरा स्तर हमने बताया था कि पंचायत समिति का होता है, जिसे जनपद पंचायत भी कहते हैं। अब हमारा तीसरा स्तर पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। तो हमारे थर्ड नंबर पर पंचायत समिति होता है, जो कि पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, जो कि योजनाएं जिला स्तर पर योजनाएं बनाते हैं और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद व पंचायत में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करते हैं। आगे देखते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 4th एंड 5th। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।